जब भी आपके दिमाग में वर्ड वॉर आता है तो जनरली उससे रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि फाइटर जेट्स उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा टैंक्स की मोबिलाइजेशन होती है, आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलाइजेशन होती है, और इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा बॉर्डर रीजन में टेक प्लेस होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर की बात करेंगे, जिसको आज सोशल मीडिया पे, आज इंटरनेशनल मीडिया में और डिफरेंट प्रिंट मीडिया में ऑयल वॉर कहा जा रहा है। इस ऑयल वॉर में जो मेन स्ट्रीम कंटेंडर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो तीन कंट्रीज हैं, और उसमें सबसे पहले है यूएसए, नंबर टू वेनेजुएला और नंबर थ्री नाइजीरिया। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे देयर पार्ट और देयर वर्जन ऑफ द स्टोरी कि यूएस से जिस तरह से इस वॉरफेयर में, ये इस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन में बिहेव कर रहा है, उसकी क्या रीजन है, वेनेजुएला के साइड की क्या स्टोरी है, और इसमें नाइजीरिया का क्या पॉसिबल रोल है। जनरली हम व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, हम इन दो कंट्रीज का नाम कम ही सुनते हैं, नाइजीरिया और वेनेजुएला का। लेकिन इस टाइम पे, दिस टाइम अराउंड, दीज कंट्रीज हैव बिकम immensely significant when it comes to this oil based confrontation. सबसे पहली बात सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो इशू है उसकी वेरी नेचर को, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि यूएसए सिर्फ एक चीज चाहता है कि दुनिया के अंदर जो ऑयल सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए और वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर कंट्री है, एनर्जी कंज्यूमर कंट्री है। यूएसए का जो इंडस्ट्रियल सेटिंग है वो बहुत बड़ी है, जिसकी बेसिस पे यूएसए को पूरी दुनिया से ऑयल चाहिए, और वो ऑयल, उसके अंदर किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए। वेनेजुएला की क्या स्टोरी है? वेनेजुएला के अंदर लार्जेस्ट जो है वो रिजर्वायर्स हैं ऑयल के, और वो उसकी प्रोडक्शन भी करता रहता है। तो वेनेजुएला की साइड की स्टोरी ये है, वेनेजुएला कहता है कि हमें सैंक्शन ना किया जाए, हमें रोका ना जाए, और हमारा जो ऑयल फील्ड्स है, हमारा जो ऑयल रिसोर्सेज, उसके ऊपर टोटल कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए। यूएसए का जो पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाइजीरिया की भी कुछ इसी तरह से स्टोरी है। नाइजीरिया आज अपने ऑयल को लेके, अपने ऑयल फील्ड्स को लेके, ऑयल रिसोर्सेज को लेके स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वहां पे मैसिव मिसमैनेजमेंट है, मैसिव करप्शन है, और नाइजर डेल्टा बेस्ड और बोको हरम बेस्ड और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है नाइजीरिया में मौजूद हैं, जिसकी बेसिस पे जो ऑयल है जितना प्रोड्यूस होता है, इतना ज्यादा उसको रेगुलर बेसिस पे दूसरे कंट्रीज में पहुंचाया नहीं जाता, जितना वो ऑयल बीच में ही थेफ्ट हो जाता है उसका, और वो चोरी हो जाता है। तो ये है जी नाइजीरिया। ये हो गया इन तीनों का स्टेटस। अब हम आते हैं, ये असल में हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि व्हाई दीज थ्री कंट्रीज आर पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात करेंगे कि इन तीन कंट्रीज का रोल क्या है, स्टेक क्या है। सबसे पहली बात, यूएसए का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यूएसए सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर होने के नाते उनको चाहिए कि एनर्जी सप्लाई 24/7 365 इंश्योर होनी चाहिए, क्योंकि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता उसके मुल्क के अंदर, यानी यूएसए में, इन्फ्लेशन हो, पॉलिटिकल और सोशल बैकलैश उनको फेस करना पड़े, या इस तरह के और इश्यूज जो है वो फेस करने पड़े। जब भी दुनिया के अंदर कोई भी ऑयल से रिलेटेड डिस्ट्रप्शन होती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती है। ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसके रिजल्ट में आप जानते हैं कि हमेशा इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन के हिसाब से यूएसए के अंदर आमतौर पर गवर्नमेंट को बैकलैश फेस करना पड़ता है, और वहां की अपोजिशन जो है वो यूएसए के अगेंस्ट, आई मीन यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो नैरेटिव बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाती है, जिसकी बेसिस पे यूएसए के अंदर बैठी गवर्नमेंट को अगले आने वाले इलेक्शंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। That is why USA always wants कि जो ऑयल सर्कुलेशन है उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएसए इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली भी मर्ज करना चाहता है। ऐसे सिनारियो में वो फिर टफ टाइम देना चाहते हैं रशिया को भी और चाइना को भी। तो दैट इज द रोल ऑफ यूएसए। तभी यूएसए, चाहे वो कंट्री वेनेजुएला हो, चाहे वो कंट्री नाइजीरिया हो, या और ओपेक बेस्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स हो, वो यूएसए हमेशा इनसे यही एक्सपेक्ट करता है कि ये जो कंट्रीज हैं ये हमेशा अपने ऑयल की प्रोडक्शन करते रहे, ये उन प्रोडक्शन में कट्स ना लगाए, किसी भी तरह के कट्स ना लगाए। दूसरी तरफ हम आते हैं वेनेजुएला की स्टोरी पे। वेनेजुएला क्या चाहता है? वेनेजुएला 2017 से ऑनवर्ड सैंक्शनड है बाय यूएसए। वेनेजुएला चाहता है कि यूएसए हमारे ऊपर जो सैंक्शंस है वो खत्म करे, और हम अपने ऑयल की प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करें, जिसकी बेसिस पे हम अपने, जब ऑयल प्रोडक्शन कम होगी तो ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर होंगी, और उससे फायदा किसको होगा? वेनेजुएला को। वेनेजुएला की इकोनॉमी जो है इस वक्त, वेनेजुएला की इकोनॉमी जो है दैट इज क्रम्बलिंग, जिसकी बेसिस पे वो चाहते हैं कि ऑयल जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी ज्यादा हो, और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, ज्यादा से ज्यादा मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर
डॉलर्स कमा सके ताकि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। दूसरी तरफ जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया क्या चाहता है कि यहां से हमारे कंट्री से यानी नाइजीरिया से यूएसए का इन्फ्लुएंस कम से कम हो। वो अपना डेट रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं विद चाइना, और उसके अलावा जो उनके लोकल इश्यूज हैं वो किसी हद तक उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। और नाइजीरिया अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना तो चाहता है लेकिन बढ़ा पा नहीं रहा, क्योंकि नाइजीरिया इस वक्त मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑयल रिसोर्सेज को फेस करता है। उसके अलावा वहां पे ऑयल थेफ्ट भी बहुत ज्यादा है, और वहां पे बहुत सारे जो ऑयल बेस्ड माफियाज हैं और उसके अलावा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ये भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी बेसिस पे नाइजीरिया चाहते हुए भी अपनी ऑयल प्रोडक्शन को ज्यादा नहीं कर पा रहा, और ज्यादा से ज्यादा वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं कमा पा रहा। तो ये है जी प्रॉब्लम। यूएसए की क्या डिमांड है इन दोनों कंट्रीज से? यूएसए की डिमांड को समझने के लिए अब हम आएंगे, हर एक कंट्री को दूसरे के साथ अब हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है दैट इज यूएसए एंड वेनेजुएला। क्या चाहता है यूएसए वेनेजुएला से? यूएसए वांट्स कि वेनेजुएला अपनी ऑयल प्रोडक्शन को ज्यादा करे, एक्सपैंड करे, ताकि ऑयल दुनिया में मौजूद हो। सप्लाई जितनी डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, और दुनिया में इन्फ्लेशन ना हो, और इस बेसिस पे यूएसए को भी कोई प्रॉब्लम नेशनली फेस नहीं करना पड़ेगा। वेनेजुएला जवाब में क्या चाहता है? वेनेजुएला चाहता है कि हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन को अगर बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम होएगा कि ऑयल जो है उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी, जिसकी बेसिस पे जो वेनेजुएलन इकोनॉमी है वो मजीद जो है वो खराब होने के चांसेस, उसके वीकन होने के चांसेस है। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ाने के लिए वो अपनी प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, जो कि यूएसए चाहता है कि ये बिल्कुल भी प्रोडक्शन को कम ना करें। अगर ये करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी यूएसए में भी और बाकी दुनिया में भी। तो उसके जवाब में फिर यूएसए क्या करता है? सैंक्शन कर देता है वेनेजुएला को 2017 से ऑनवर्ड। वैसे सैंक्शंस की और भी रीजंस है। इसके अलावा वेनेजुएला की एक और भी डिमांड है कि यूएसए अपनी सैंक्शंस खत्म करे हमारे ऊपर इफ दे वांट अस टू कोऑपरेट विद यूएसए। तो यूएसए ने इसके जवाब में कुछ अर्सा पहले सैंक्शंस को रिलीफ भी किया, खत्म भी किया टुवर्ड वेनेजुएला। और उसके जवाब में फिर क्या हुआ? जब यूएसए ने सैंक्शंस को थोड़ा सा रिलैक्स किया टुवर्ड वेनेजुएला, वेनेजुएला ने फौरन अपने रिलेशंस चाइना और रशिया और ईरान के साथ बना लिए और ज्यादा बढ़ा लिए। आज जो वेनेजुएला के अंदर गवर्नमेंट बैठी हुई है, मेड्यूरो की गवर्नमेंट, दैट इज बीइंग बैक्ड बाय रशिया। रशिया उसको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल और मिलिट्री एड जो है वो रशिया देता है वेनेजुएला को। जैसे ही वहां से सैंक्शंस कम हुई यूएसए से, तो वेनेजुएला ने फौरन उस मौके का फायदा उठाते हुए रशिया के साथ और ज्यादा उन्होंने इंटरेक्शन जो है वो और कोऑपरेशन बढ़ा दिया। इसके साथ साथ चाइना का रोल भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑयल रिसोर्सेज है वेनेजुएला के अंदर, उसमें चाइना का पर्टिकुलर स्टेक है। चाइना उन ऑयल रिसोर्सेज में एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। अब सिचुएशन यहां पे ये बन रही है कि अगर यूएसए सैंक्शंस लगाता है तो वेनेजुएला जनरली ज्यादा करीब होगा चाइना के। अगर यूएसए सैंक्शंस हटाता है तो वेनेजुएला और करीब हो जाता है रशिया के। तो दोनों केस में आप लोग देख सकते हैं कि आज यूएसए के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू देयर वर्जन ऑफ कोऑपरेशन विद वेनेजुएला। तो ये प्रॉब्लम है वेनेजुएला और यूएसए के बीच में। सैंक्शंस खत्म करते हैं और सैंक्शंस अगर लगाते हैं और खत्म करते हैं, दोनों केस में यूएसए का कोई ऐसा सच स्टेक हमें नजर नहीं आता। फिर यूएसए क्या कहता है? यूएसए का यहाँ पे वर्जन ये है कि हम यहाँ पे सैंक्शंस खत्म करेंगे जब तक आप लोग अपने मुल्क में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं करवाते। यूएसए का एंगल यहाँ पे ये है कि क्यों ना मेड्यूरो की गवर्नमेंट को ही खत्म किया जाए, रिजीम चेंज किया जाए और वहां पे न्यू एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे बिठाई जाए, जिसकी बेसिस पे यूएसए वहां के अफेयर्स को डील कर सके और वहां से चाइना और रशिया को वहां से बैक ऑफ कर सके। तो ये है यूएसए और वेनेजुएला की स्टोरी। अब हम आते हैं एक और कॉम्बिनेशन पे, दैट इज यूएस एंड नाइजीरिया। अब यूएसए और नाइजीरिया, एक टाइम पे यूएसए, जब तक यूएसए में शेल गैस जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो यूएसए अच्छा खासा ऑयल जो है वो जो मेजर सप्लाईज है वो नाइजीरियन ऑयल ही, नाइजीरिया से ही ऑयल लिया करता था, नाइजीरियन ऑयल जिसको कहते हैं। तो उस बेसिस पे आज यूएसए क्रिटिसाइज कर रहा है नाइजीरिया को। ये क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे है? यूएसए चाहता है नाइजीरिया को कि आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके आप अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाइए, ताकि दुनिया में इन्फ्लेशन ना हो, हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, बाकी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम ना हो। जबकि नाइजीरिया ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइजीरिया में अच्छे खासी मिसमैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑयल बेस्ड माफिया है। तो इस तरह के इश्यूज नाइजीरिया में आज एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी बेसिस पे नाइजीरिया अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। और यूएसए इस बेसिस पे नाइजीरिया को क्रिटिसाइज करता है कि आप अपने इश्यूज को, मिसमैनेजमेंट को, करप्शन को, थेफ्ट को डील कीजिए और जो है प्रोडक्शन को बढ़ाइए। अब इसके साथ साथ एक और भी डेवलपमेंट है, और वो उस डेवलपमेंट का नाम है यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर जब स्टार्ट हुई 24 फेब 2022 से, उसके बाद से यूरोप ने भी नाइजीरिया से ही ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, एनर्जी खरीदना शुरू कर दी। अगर अब नाइजीरिया अपनी ऑयल प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाता तो यूरोप भी सफर करेगा और यूएसए भी सफर करेगा, जिसकी बेसिस पे यूरोप और यूएसए मीनिंग दोनों ही जो नॉर्थ है या वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो वीक होने के चांसेस हैं जिनके इकोनॉमिकली। दैट इज व्हाई यूएसए इज क्रिटिसाइजिंग नाइजीरिया दीज डेज। और साथ साथ फिर नाइजीरिया का यहाँ पे क्या नैरेटिव है, नाइजीरिया अपने ऑयल फील्ड्स को, अपने ऑयल रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि आज हम अपना ऑयल जो है वो सिर्फ जो यूरोप है या यूएसए उसको ही क्यों बेचते हैं, हम चाइना को भी बेचेंगे। और चाइना वहां पे भी आज इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है विद इन नाइजीरिया। तो नाइजीरिया और चाइना रिलेशंस भी दे आर आल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर, जिसकी बेसिस पे भी नाइजीरिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाय यूएसए। ये रीजंस हैं जिसकी बेसिस पे यूएसए नाइजीरिया और वेनेजुएला को आज थ्रेटन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉरफेयर के आज हम आपके खिलाफ जो है। वैसे वो जो रीजंस बताते हैं वो तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बेसिस पे बताते हैं और इस तरह से कि डेमोक्रेटिक कंसर्न्स है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। बिहाइंड द सीन जो एक्चुअल रीजंस हैं वो कुछ इस तरह से है। अगर यहां पे हम एक और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करें, यानी वेनेजुएला और नाइजीरिया को, तो वेनेजुएला और नाइजीरिया ये दोनों कंट्रीज बेसिकली तो एक दूसरे के राइवल नहीं है, लेकिन इनका जो है वो एक दूसरे के इनकी स्ट्रेटजी से इनके एक दूसरे के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस जरूर क्रिएट होता है। जैसा कि अगर वेनेजुएला अपनी प्रोडक्शन को कम करता है तो उस बेसिस पे नाइजीरिया को मौका मिलता है अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करके दुनिया भर को ऑयल बेचने का। और अगर नाइजीरिया अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा करता है तो उससे लॉसेस हो सकते हैं वेनेजुएला के, क्योंकि वेनेजुएला अपनी प्रोडक्शन को कम करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सके, जबकि जो नाइजीरिया है वो तो ज्यादा उसको बढ़ाना चाहता है लेकिन स्टिल वो उसको अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहा। तो ये है जी इन दोनों के बीच में, बल्कि इन तीनों के बीच में जो है वो सिचुएशन आज की। इसकी अगर हम इंप्लीकेशंस की बात करें तो जब भी आप लोग देखिए कि ऑयल बेस्ड कंट्रोवर्सी या डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई है, ऑयल बेस्ड वॉर्स हुई है, एनर्जी क्राइसिस आए हैं, कन्फ्रंट्रेशन हुई है, तो हमेशा आप लोग देखिए कि द रिजल्ट इज इन्फ्लेशन। दुनिया में हर चीज की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो फ्यूचर में आप लोग इस चीज को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कन्फ्रंट्रेशन और ज्यादा इंटेंसिफाई होती है, जो कि हाईली चांसेस है कि फ्यूचर में होगी, क्योंकि यहाँ पे आज जब हम बात करते हैं नाइजीरिया और वेनेजुएला और यूएसए की, तो सिर्फ हमें वेनेजुएला, नाइजीरिया, यूएसए ही नहीं दिखाई देते, उसमें हमें बिहाइंड द सीन ईरान और चाइना और रशिया भी दिखाई देते हैं। तो उस बेसिस पे हमें यही लगता है कि ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, ये जो इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल राइवलरी है, इसके बढ़ने के चांसेस हैं बजाय कम होने के। तो इस बेसिस पे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑयल डील्स हैं या ऑयल सप्लाई है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई चेन्स के अंदर डिसरप्शन भी होने के चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा, और इस तरह से प्रॉब्लम जो है वो। और इसकी बेसिस पे हम देखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ब्लॉक पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी। कंट्रीज जो है वो साइड्स लेना शुरू कर देंगे, कोई यूएसए की साइड लेगा, कोई जो है वो चाइना की, कोई रशिया की, कोई किसी की साइड ले लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका एक सबसे ज्यादा ऑब्वियस इंपैक्ट नजर आ सकता है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन। जब एनर्जी रिसोर्सेज हर्ट होंगे तो उस बेसिस पे आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हर्ट होता है। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर हर्ट होता है तो इकोनॉमी हर्ट होती है इंडिविजुअल कंट्रीज की, और जब इंडिविजुअल कंट्रीज की इकोनॉमी हर्ट होती है तो उसके रिजल्ट में हमेशा याद रखिए कि इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो उसका रिजल्ट हुआ करता है। तो ये है जी इसके इंप्लीकेशंस। और अगर अब हम फाइनल पार्ट में ये डिस्कस करें कि फ्यूचर क्या होगा इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो हमें यही दिखाई देता है कि यूएसए किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यूएसए यही चाहता है कि उसके अपने मुल्क में यानी यूएसए में इन्फ्लेशन ना हो। दुनिया के अंदर एनर्जी सप्लाई 24/7 365 जो है वो इंश्योर होनी चाहिए। और इसी के अगेंस्ट जो है वो आज हमें वेनेजुएला अपनी कोटेशन या अपना नैरेटिव बिल्ड करता हुआ दिखाई देता है कि वो, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं। तो यूएसए इसी तरह से इन्फ्लुएंस करता रहेगा इन कंट्रीज को। यूएसए सैंक्शन भी लगाएगा जब तक वेनेजुएला में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं आते और कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आती, तब तक सैंक्शंस भी इसके ऊपर लगे रहेंगे। और यूएसए इसी तरह से क्रिटिसाइज करता रहेगा नाइजीरिया को भी, जब तक नाइजीरिया अपना थेफ्ट का प्रॉब्लम, मिसमैनेजमेंट का प्रॉब्लम और टेररिज्म का प्रॉब्लम और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता।
स्पीकिंग ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला इसी तरह से हेल्प जो है वो सीक करता रहेगा फ्रॉम रशिया। मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट वो रशिया से लेते हैं। वो इसी तरह से अपने कंट्री के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेक्टर चाइना का रोल भी हमेशा एक्सपैंड करते रहेंगे, उसको वेलकम करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो यूएसए के ऊपर टोटली रिलाई करते हैं तो यूएसए तो बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा इस ओवरऑल इंडेवर में। तो लिहाजा उनको फिर जो सपोर्ट करेगा वो उसी की तरफ जाएंगे। तो वेनेजुएला विल बी मोर क्लोजर टू रशिया एंड चाइना इन अपकमिंग ईयर्स। इवन ईरान का भी वहां पे रोल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वेनेजुएला इसी तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करता रहेगा जैसा कि प्रॉब्लम वो आज फेस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। हालांकि वो अपना ऑयल की प्रोडक्शन जो है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग दोज इश्यूज। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। और इसी तरह से यहाँ पे लास्ट बात के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग देखिए कि ये जो 3 कैपिटल्स हैं, वॉशिंगटन है, कैराकस है, अबुजा है, इसी तरह से ये तीनों जो कैपिटल्स हैं, यानी ये तीनों कंट्रीज जो है, ये आज एक प्रॉपर कन्फ्रंट्रेशन में इन्वॉल्व है। और ये कन्फ्रंट्रेशन सिर्फ इकोनॉमिक नेचर की नहीं है, इसमें इन तीनों का सर्वाइवल भी शामिल है, इन तीनों का एक इन्फ्लुएंस भी शामिल है और इन तीनों की एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स भी शामिल है। थैंक यू।